साफियों ने उनसे कहा कि ये आप कोई सजेशंस दें हमें, आखिर पाकिस्तान भी उन सजेशंस पे अमल करके तो सिंगापुर की तरह तेज रफ्तार तरक्की से हमकरार हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने आंखें बंद कर ली और 5 मिनट तक बोले नहीं। साफी भी हैरत ज़दा हो गई कि शायद हमने कोई प्रोटोकॉल के खिलाफ बात कर दी या क्या, लेकिन 5 मिनट के बाद जब वो बोले तो उन्होंने कहा मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको कोई तजवीज़ दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो एजुकेशन है, जो प्रिवेलिंग वैल्यूज हैं, वो तो है मरने के बाद की जिंदगी के। मेरे पास जितने भी आइडियाज हैं वो इस दुनिया के हैं कि इस दुनिया में आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मरने के बाद आपको कैसी जिंदगी, चुका उसके लिए भी आपने जो है ये तय कर लिया है कि वहाँ तो ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है ना, और वो सारी ड्यूटी आपके काम आपने कुछ भी काम नहीं करना, वो तो सारा फरिश्तों ने करना है, वो सारी दूसरी मखलूक ने करना है, वो सब खुदा ने करना। आपने तो सिर्फ ख्वाहिश करनी है तो आपके मुंह में आके सेब लग जाएगा, आपने ख्वाहिश करनी है तो दूध जो है वो आपके मुंह में आके हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास जो इल्म है वो है इस दुनिया का, इस दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है। तो आप लोग भी इस दुनिया के अंदर जो आप हैं प्रॉस्पेरिटी के नजरिए को लेके जगह वतन हुए हैं, तो आपके जिम्मे एक पूरी सोसाइटी है, उसको इस दुनिया के अंदर क़यामत में तो मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, ये तो सवाल, ये जवाब उसने खुद दे देना है। लेकिन आप उसकी तरक्की कैसे कर सकते हैं, आप उसको बेहतर एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, आप अपने उन अजीज व अकारिब को एक बेहतर अस्पताल में उनका इलाज कैसे करवा सकते हैं, ये आप जानते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे माशरे के अंदर हैं जिन माशरों के अंदर पोस्ट एज, एवरेज एज का तनासब बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और क्यों बढ़ा है? इसलिए कि ये सारा जो है वो सोशल हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। हमारे बच्चे जो है वो क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा शरह अमवात बच्चों के हमारे मुल्क के अंदर है, क्योंकि उनको वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं। हमारे 40 साल के बाद, 45 साल के बाद आदमी क्यों इतना बुरा नजर आने लगता है, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट नहीं है। तो ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि डायस्पोरा का जो रोल है, जो आज का टॉपिक भी है, कि इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेररिज्म चूंकि हमारी दुनिया, हमारे माशरे से हर चीज छीनना चाहता है, हम आपकी खुशियां छीनना चाहता है, आप के बच्चों को छीनना चाहता है आपसे, आपकी एजुकेशन छीनना चाहता है, आपके जितने भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके माशरे के लिए, आपके समाज के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, वो उनको तबाह करना चाहते हैं। ये जो दौर की फोर्सेस है, जैसा उनके चेहरों को अगर आप यूरोप में बैठ के भी, इस डेवलप माशरों के अंदर, एक डेमोक्रेटिक माशरों के अंदर भी बैठ के अगर उनके चेहरों को आप यहां से भी ना पहचान सके और यहां भी आप कंफ्यूज रहे, जो वहां पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर तालिबान की एडवोकेसी करता है, और वो तालिबान जो मैंने पहले भी कहा कि जो ये कहते हैं कि औरत जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, हत्ता कि वो अपने घर से भी अपने महरम को लिए बगैर अकेली बाहर नहीं जा सकती। तो दुनिया तो है प्रोटेक्शंस की। आज की दुनिया के जो इंसान ने जो सफर किया है वार से लेके, तो आज ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और इतने खूबसूरत महलात उसने जो तामीर किए हैं, तो इनमें तो रूल ऑफ लॉ की वजह से औरत यहां 1 बजे चले या 2 बजे चले या रात के किसी पहर चले, कोई शख्स जो है वो जुर्रत नहीं कर सकता, नो बॉडी। क्योंकि इस कानून ने इस कि आप उसकी मर्जी के बगैर, इवन आपके सामने आकर एक खातून बैठी हुई है, आप उसको घूर नहीं सकते, आप एक दफा उसको बार बार नहीं देख सकते, क्योंकि ये भी यहाँ के कानून के, और लोग इसका एहतराम करते हैं। ये सिर्फ कोई बहुत ज्यादा मजहब इंसान नहीं हो गए, मजहब इंसान हो जाए तो ये और बड़ी अच्छी बात है, ये और बड़ी खूबी की बात है। लेकिन रूल ऑफ लॉ की वजह से कि अगर उठ के इस खातून ने कंप्लेन कर दी तो उसके नतीजे में मुझे सजा हो सकती है। तो ये कानून जो है, ये माशरा लाना चाहिए कि जिससे हर एक से खौफ के पहरे उठ जाएं, लोग आजादाना तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर अपने बाहर जाएं, अंदर आएं, उनको मौत का खौफ ना हो। ये मौत के जो साए
फंडामेंटलिस्ट को कौन है, और वो लोग जो पाकिस्तानी सोसाइटीज के अंदर तालिबान को आइडियलाइज कर रहे हैं, तो उनका तो बड़ा एक्सीलेंट रूल था, उन्होंने बड़ा एक्सीलेंट पीस दिया था। भाई अखबारात गवाह है, मीडिया गवाह है कि किस तरीके से एक सोसाइटी को उसकी सारी उसकी अच्छी खूबियां उन्होंने छीन की। तो एक ऐसी ये तो हिटलर के दौर में भी खामोशी हो गई थी, अमन हो गया था, सारी जर्मन कौम जो है वो उसके पीछे अपरेंटली खड़ी नजर आती थी। लेकिन आज कोई एक बंदा भी जो है वो हिटलर का नाम लेके तो जर्मन की सोसाइटी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को शऊर आ गया कि नाजीज्म जो है वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि वो इंसानियत को तबाह करने का है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर रीजन्स स्टिल लोग कंफ्यूजन और क्यास में हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। ये जानते हुए कि आप तो अपने माशरे की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आइडियलाइज उन फोर्सेस को करते हैं कि जो आपके माशरे को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप यहां से होके अपने अवाम को, अपने उन अहले खाना को जिनकी आप लोग कफालत करते हैं, जिनके लिए आपने ये इतनी बड़ी हिजरत की है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये हिजरत नबियों की सुन्नत है, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आपने कोई बड़ा गलत काम किया है। नबियों ने भी अमन के लिए, बेहतर होने के लिए, तरक्की के लिए, जिंदगी के लिए हिजरत की है। आप भी जाहिर है जिस माशरों के अंदर लोग अपने बच्चों को फरोख्त करते हैं, जिन माशरों के अंदर रूह और तन का रिश्ता बरकरार रखना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, तो उसमें अगर आज आप 4 आदमियों की कफालत करते हैं तो आप नबियों की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, आप एक अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन इस अजीम काम के साथ नबियों ने लोगों को एजुकेट भी किया। अगर आप भी लोगों को एजुकेट करें तो तब जाके हमारे माशरे के अंदर इंसान दोस्त और इंसान दुश्मनों के दरमियान एक वाज़ेह खत्ते इम्तियाज खींच जाएगा, और उस खत्ते इम्तियाज की बुनियाद पे आप ये बिलीव कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 15 years हमारी सोसाइटी पुरअमन होगी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे का एहतराम होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त होगी, हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को जियो और जीने दो का एक मुकम्मल हक और एक कानून जो है वो अमल होगा, और हर कोई दूसरे के लिए जीना और हर कोई दूसरे के लिए मरना जो है वो अपना नस्बुलैन बनाएगा। अब देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो कहता है मेरे पास एटम बम है, मैं एटमी पावर हूं, उसके अस्पताल में एक बच्चे को चूहा काट लेता है। यानी जिस मुल्क में इग्नोरेंस का यह आलम है कि अस्पताल के अंदर एक मासूम बच्चा महफूज नहीं, और उसको क्या चीज काटती है? चूहा काटता है। उसके अंदर ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है वो कैसे महफूज रहेंगे, वो कैसे इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ का समा पैदा करेंगे। मैं तो खौफज़दा हूं उस मुल्क के मुस्तक़बिल से भी, उस सोसाइटी से भी, और वहां जो मौत के जो आलात तैयार किए गए हैं उनकी हिफाजत से भी। चूंकि लोग मौका परस्ती में, मफाद परस्ती में इतने अंधे हो गए हैं कि वो ये देखते हैं कि रूह और तन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मैं अपने बच्चे फरोख्त करने पे मजबूर हूं। उनकी शाहाना ठाट बाट, उनकी 6-6, 10-10, 20-20 हजारों गाड़ियां स्टिल उनके घरों के सामने खड़ी हैं। उनको इतना भी एहसास नहीं है इंसानियत का कि जिस आदमी की मैं नुमाइंदगी का दावेदार हूं उस मखलूक का क्या हाल है। जहां बच्चों को चूहे अस्पतालों में काटते हो, जहां टेररिस्ट जो है वो गलियों में लोगों को दाग लगा के मारते हो, जहां वो बंदूक के जोर पे अपने एजेंडे को डिक्टेट करते हो, और वहां के लोग ये कहें कि हम एटमी ताकत हैं, हम दुनिया में हम बड़े बाइज्जत और बावकार शहरी हैं, तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन महज़्ज़त दुनिया आपके इन दावों को मानेगी। और हम कश्मीरी जो है, चूंकि सब हम 1947 से एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, प्रॉक्सी वॉर, और उस वक्त भी आप देखिए लोग मतलब हमारी हिस्ट्री दोस्तों ने देखी, इंडिया की तरफ से प्रॉक्सी वॉर नहीं चली गई है। आपने हमारे साथ में, पाकिस्तान ने हमारे साथ माहिदा किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि हम आपके मफादात को, स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट का मतलब ये होता था कि जो आपके मफादात हैं
ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی سوورنٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہماری سوورنٹی کو، آپ دہیوں کا رخ نہیں موڑیں گے، چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے کشمیر کے 5 دہیوں کا بڑا اہم رول ہے پاکستان کی ترقی کا۔ تو اٹ واز اے میوچلی سائنڈ ایگریمنٹ، لیکن وائلیشنز ابھی اس معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں مٹی۔ تو آپ نے پیر منکی، میجر خورشید انور، میجر جنرل اکبر، ان کی قیادت میں آپ نے ٹرائبلز داخل کیے جو اس 21ویں صدی میں بھی انٹرنیٹ نہیں جانتے، جن کو آج بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام عورت کے حق کے بارے میں کیا کہتا ہے، جن ٹرائبل ایریاز کے اندر آج بھی احترام انسانیت کے قوانین پریویل نہیں کرتے، ایتھکس پریویل نہیں کرتی، لوگوں کو آج بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح دوسرے کی شخصیت کا احترام کرنا ہے۔ ان کو آپ نے بھیج دیا کس کے لیے؟ کشمیریوں کی لبریشنز کے لیے، جن کو اپنی لبریشن کا نہیں پتا کہ اپنی نظر کو، اپنے لوگوں کو کیسے آزادی دی جاتی ہے، اور ان کو آپ نے، اور اوپر سے آپ نے تعلیم ہمیں دے دی کہ آپ ان کو گروہ مانتے۔ آپ آج بھی کشمیری، میجورٹی کشمیری، وہ جو نوائے وقت کا جو پھیلایا ہوا گند ہے وہ ہم نہیں صاف کر سکے، کہ وہ معاہدوں کی جو جورسپروڈنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ ٹرائبلز کی بات، پھر جو ٹریٹی آف امرتسر، پاکستان کے دانشوروں نے پنجاب والوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم نے انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھا کے سرنڈر کر کے ٹریٹی آف لاہور کی، اور ٹریٹی آف لاہور میں تم نے پورا پنجاب انگریزوں کو لکھ کے دیا بشمول کشمیر۔ ان کو نہیں کہتے، گجرات والوں کو آپ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے میں آپ انگریزوں کے ہاتھوں بیچ دیے۔ ہمارے اپنے ایک رولرز نے، جو ایک ضلع کا یا ایک پروونس کا راجہ تھا، اس نے ہماری باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا یہ جنگ کا دعویٰ دے کے ادھر کشمیر کی طرف آپ نے نہیں آنا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا کہ آپ تو بھیڑ بکریوں کی طرح خرید لیے گی۔ پورا پاکستان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے، ٹریٹی آف امرتسر کو کیا کہتے ہیں؟ اٹس اے ڈیڈ سیل، حالانکہ ٹریٹی آف امرتسر اٹ واز بٹوین 2 sovereign، برٹش اینڈ کشمیری، اور کشمیر کا جو لوگ تھا وہ کوئی کامن آدمی نہیں تھا، ہی واز دا راجا آف دا جموں۔ اس نے کہا آپ ہماری سرحدوں کو